जीएसटी और इनकम टैक्स रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मेरा नाम है लोकनाथ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फिनांस की दुनिया। फ्रेंड्स, जब से ये नया सर्कुलर, ये नया सेक्शन 194Q के बारे में बातें की जा रही है, तब से लोगों में काफ़ी सारी कन्फ्यूज़न है इस सेक्शन को लेकर, इसके रूल्स रेगुलेशन को लेकर। तो ये लोगों की कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए CBDT ने इस सेक्शन को लेकर एक प्रॉपर गाइडलाइंस इशू कर दी है एक सर्कुलर के द्वारा। यानी CBDT ने आज यानी कि 30 जून को एक सर्कुलर इशू कर दिया है। ये सर्कुलर नंबर है 13/2021। इस सर्कुलर में प्रॉपर गाइडलाइंस दी गई है कि इस सर्कुलर में क्या है, क्या नियम है, क्या करना है, कैसे नहीं करना है। सारी तमाम चीज़ें यहाँ पे डिटेल में बताई गई है, सारे कन्फ्यूज़न दूर की गई है, तो ताकि सारे लोगों के मन में चल रहे जितने भी कन्फ्यूजन है वो दूर हो सके। तो ये बहुत ही वाइटल सर्कुलर है जो आया है 30 तारीख को, आज यानी कि आज। और इसमें बहुत सारा इम्पोर्टेंट बातें की गई, बहुत सारी कन्फ्यूजन दूर की गई इस सेक्शन को लेकर। तो इस सेक्शन को लेकर अगर कोई भी आपके मन में डाउट है, क्लियर करना चाहते हैं या पूरा आप इस सेक्शन के बारे में डिटेल लेना चाहते हैं, तो इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहें ताकि सारी चीज़ें आपको प्रॉपरली समझ में आ सके। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ने से एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ आपको, ये जो सेक्शन है ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा अगले दिन से, यानी 30 तारीख को ये इशू हो रहा है। 1 जुलाई से ये सेक्शन का इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा ये विथ इफेक्टिव फ्रॉम 1 जुलाई 2021। ठीक है, और दूसरी बात, ये सेक्शन किन लोगों पे लगेगा? ये सेक्शन उन्हीं लोगों पे लगेगा जो कि एक रेसिडेंट परचेजर है और एक रेसिडेंट सेलर से माल खरीद रहे हैं और जिस उस ट्रांजेक्शन का वैल्यू मोर देन 50 लाख है। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ हो गई। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए आपके सामने वो सर्कुलर खुला हुआ है, सर्कुलर नंबर 13/2021, डेटेड 30 जून 2021। ठीक है, तो ये सर्कुलर, ये देखिए सर्कुलर बहुत बड़ा है। ठीक है, इसको अगर 1 बाय 1 हम लोग पढ़ के आपको अगर डिटेल में बताने जाएंगे तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं ये हर एक जितना भी पॉइंट है, एक एक पॉइंट को मैं शॉर्ट में आपको डिस्कस करते जाऊँगा। ठीक है, ठीक है ना। तो देखिए पहले हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहला कॉमन क्वेश्चन जो सबके मन में है, कन्फ्यूजन जो है इस सेक्शन को लेकर, वो है कैलकुलेशन ऑफ थ्रेशोल्ड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021। यानी थ्रेशोल्ड का कैलकुलेशन कैसे करना है। देखिए चूँकि ये 1 जुलाई 2021 से इम्प्लीमेंट हो रहा है, तो इट वाज रिक्वेस्टेड टू क्लेरिफाई हाउ द थ्रेशोल्ड ऑफ द 50 लाख रुपीज़ स्पेसिफाई अंडर दिस सेक्शन। मतलब ये रिक्वेस्ट किया गया था कि इसको क्लेरिफाई किया जाए कि 50 लाख का जो थ्रेशोल्ड है ट्रांजेक्शन का, वो कैसे कैलकुलेट होगा। कहने का मतलब, मान लीजिए 1 जुलाई 2021 से ये अप्लाई हुआ है ये रूल्स, तो क्या 1 जुलाई से हम लोग को जितना ट्रांजेक्शन होगा उसको काउंट करके हम अपना ये थ्रेशोल्ड कैलकुलेट करेंगे, या फिर इससे पहले से भी, यानी अप्रैल से। तो इस चीज़ को लेकर भी यहाँ क्लेरिफिकेशन दिया गया है। यदि ना सिंस दिस सेक्शन यानी 194Q ऑफ दिस एक्ट मैंडेट बाय, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। चूँकि ये जो सेक्शन 194Q है ये मैंडेट करता है कि आप, चूँकि ये 1 जुलाई 2021 से इम्प्लीमेंट है, तो जितने भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं 2000 यानी कि 1 जुलाई 2021 के बाद ये जो रूल है उन सारी ट्रांजेक्शन पे अप्लाई होगा। यानी उसके पहले जितने भी ट्रांजेक्शन हो रहा है, यानी 1 जुलाई 2021 से पहले जितने भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उन ट्रांजेक्शन पे ये लॉ अप्लाई नहीं होगा, ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। पर चूँकि यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान देने वाली बात है, इसमें देखिए यहाँ पे बोला गया है, सिंस द थ्रेशोल्ड ऑफ 50 लाख रुपीज़ इज़ विद रिस्पेक्ट टू द प्रीवियस ईयर कैलकुलेशन ऑफ द सम ऑफ triggering TDS under section 194Q shall be computed from 1st April 2021. Hence, if a person being buyer already credited or paid 50 lakh rupees or more up to 30 June 2021 to a seller, the TDS application। चूँकि यहाँ पे बात किया गया है कि आपका प्रीवियस ईयर का, आपको जो ये 50 लाख का जो थ्रेशोल्ड कैलकुलेट करना है ये प्रीवियस ईयर का बेसिस पे है, इसलिए यहाँ पे इस केस में आपको 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक का, देखिए यहाँ पे दिया गया है 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक का आपको देखना पड़ेगा। यानी 1 अप्रैल 2021 से लेकर 30 जून 2021 तक का
ट्रांजैक्शन देखना होगा, यानी कि जिससे आप परचेज़ करें आपका सप्लायर से। तो अगर परचेज़ का वैल्यू किसी पर्टिकुलर सप्लायर का आपको देखना है कि मोर देन 50 लाख हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो आप 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक देखिएगा। अगर 50 लाख हो रहा है तो यानी कि अगले दिन, यानी कि 1 जुलाई से जो अप्लाई हो रहा है, तो आप 1 जुलाई से उस पर अपना TDS काटना शुरू कर दोगे। क्लियर हुआ? एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ। आप इस केस में क्या करोगे कि थ्रेशोल्ड कैलकुलेशन के लिए 1 जुलाई से लेकर आप कैलकुलेट करोगे। 1 जुलाई से आज तक, करेंट डेट में मान लीजिए आज 30 तारीख मानिए, मैं बोलता हूँ 30 जून तक। अगर मान लीजिए आज 30 जून है तो 1 अप्रैल 2021 से लेकर 30 जून 2021 तक आप देखिएगा कि क्या परचेज़ का वैल्यू मोर देन 50 लाख हो रहा है। अगर मोर देन 50 लाख हो रहा है तो अगले दिन से, अगले ट्रांजैक्शन से आप उसके ऊपर TDS चार्ज करिएगा एज पर दिस सेक्शन 194Q। अगर लेस देन 50 लाख हो रहा है, 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक का लेस देन 50 लाख हो रहा है, तो आप वेट करोगे कब तक 50 लाख कंप्लीट होता है। जब 50 लाख कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद वाले ट्रांजैक्शन से उसके आगे आप TDS चार्ज करना शुरू कर दोगे अंडर सेक्शन 194Q। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अगला पॉइंट पे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन जो है एडजस्टमेंट फॉर GST फॉर परचेज रिटर्न। ये भी एक कन्फ्यूजन बहुत बड़ा था इस सेक्शन को लेकर, जब ये इसके बारे में बातें हो रही थी कि जो परचेज करते हैं उसके ऊपर अपने को TDS काटना है। ठीक है, लेकिन अगर परचेज हम लोग कैसे डिटरमाइन करेंगे, परचेज रिटर्न जो होता है उसको हम लोग कैसे एडजस्ट करेंगे। ठीक है, तो उसको भी लेकर यहाँ पे क्लेरिफिकेशन दिया गया है। अब पूरा मैं नहीं पढ़कर मैं शॉर्ट में पढ़ता हूँ। यहाँ पे देखिए, एक पहले आया था सर्कुलर आया था, सर्कुलर 17/2020 29 सितंबर 2020 को ये आया था। ठीक है, तो उसमें क्लेरिफाई कर दिया गया था। इट हैज़ बीन क्लेरिफाइड इन द सर्कुलर 23। एक दूसरा सर्कुलर था 23 नंबर 2017 का ही, जो 19 जुलाई 17 को इशू हुआ था। उसमें एक बात कहेगी, वेदर इन टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पेयर एंड द पेई, द component of IGST on service comprises in the amount payable to a resident is indicated separately. Tax shall be deducted at source under chapter 17B of the act on the amount paid or payable without including GST। बिना GST इंक्लूड किए ही उस पर आपको TDS काटना पड़ेगा। कहने का मतलब यहाँ पे क्लियरली क्लियरिफाई कर दिया गया है कि अगर परचेज रिटर्न कोई होता है तो परचेज रिटर्न के ऊपर जो GST कंपोनेंट इंक्लूड है उसका कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा। इस पे भी कंडीशन है। देखिए अगर परचेज रिटर्न करने से पहले अगर TDS काट दिया गया है, अगर आपने TDS काट दिया है परचेज पर, परचेज रिटर्न करने से पहले, तो परचेज रिटर्न का जो कंपोनेंट है ना वो आप अगले ट्रांजैक्शन में एडजस्ट कर लोगे, अगर सेपरेटली शो किया गया है तो। अगर सेपरेटली शो नहीं किया गया, आपने एडवांस, मान लीजिए एडवांस ये जो रूल है ना 194 का, कि अगर पेमेंट पहले होता है या फिर क्रेडिट पहले होता है, विच एवर इज अर्लियर, तो अगर आप पहले क्रेडिट किए हो तो सेपरेटली बुक किए होगे बुक्स ऑफ अकाउंट में परचेज को। उस केस में क्या करोगे आप, उस केस में अलग जो GST का कंपोनेंट दिखा है वो अगले ट्रांजैक्शन में आप एडजस्ट कर दोगे परचेज का। लेकिन इन केस अगर आप एडवांस पेमेंट किए हो उस पर काटो तो उस पर तो आप सेपरेट, आपका कंपोनेंट नहीं है टैक्स अमाउंट का, तो उस केस में आप सेपरेटली आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे टैक्स कंपोनेंट को। तो उस केस में आपको कुछ नहीं करना है, उस टैक्स कंपोनेंट का कुछ नहीं करना है। ठीक है, कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। ठीक है, अकॉर्डिंगली विथ रिस्पेक्ट टू TDS अंडर सेक्शन 194Q, इट इज़ क्लियरिफाइड दैट द टैक्स इज डिडक्टेड एट द टाइम ऑफ क्रेडिट। ठीक है, जैसे कि पता है कि एट द टाइम ऑफ क्रेडिट या एट द टाइम ऑफ पेमेंट, विच एवर इज अर्लियर होता है उस हिसाब से अपना हम लोग काटते हैं। द कंपोनेंट ऑफ GST कंप्राइज इन द अमाउंट पेबल टू द सेलर इफ इंडिकेट सेपरेटली शैल बी डिडक्टेड अंडर द टैक्स अंडर द सेक्शन 194Q ऑफ द एक्ट। ठीक है, जैसा मैंने बताया सिंपली वही चीज़ यहाँ पे बोली गई है। ठीक है, फर्दर विथ रिस्पेक्ट टू परचेज रिटर्न इट इज क्लियरिफाइड दैट द टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट।
आगे वही चीज़ बोली जा रही है कि एट द टाइम ऑफ पेमेंट या एट द टाइम ऑफ क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर हो तो टैक्स को डिडक्ट करना है। 10 बिफोर परचेज रिटर्न, जैसे कि सेम चीज़ वही बोला गया, अगर परचेज रिटर्न करने से पहले अगर आपने TDS काट लिया है तो आपका टैक्स अमाउंट जो होगा परचेज रिटर्न में अगर सेपरेटली दिखाए होंगे तो आप उसका अगले ट्रांजेक्शन में एडजस्ट करोगे, सेपरेटली नहीं दिखाए अगर तो उसका कोई ट्रांजेक्शन, उसका कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो चीज़ हो गई आपका परचेज रिटर्न के बारे में। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट के लिए एक क्लैरिफिकेशन दिया गया है, वेदर नॉन रेसिडेंट कैन बी बायर अंडर सेक्शन 94Q ऑफ दिस एक्ट। तो इसको मतलब एक ये भी कन्फ्यूजन था कि क्या नॉन रेसिडेंट अगर इसमें इन्वॉल्व होता है, परचेजर हो या सेलर हो, अगर नॉन रेसिडेंट के साथ अगर मान लीजिए वो परचेजर बायर हो सकता है क्या? मान लीजिए कोई नॉन रेसिडेंट है, माल खरीद रहा है इंडिया के किसी सेलर से, तो क्या ये सेक्शन उस पर अप्लाई होगा कि नहीं होगा? ठीक है, ये भी एक कन्फ्यूजन था। तो सिंपली यहाँ पे क्लेरिफाई किया गया, इट इज़ रिक्वेस्टेड टू क्लेरिफाई द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन दैट वेदर a buyer can be non-resident of India or what. To remove this difficulty, it is clarified that the provision of this section 194Q of the Act shall not apply to non-resident in any way. सिंपली एकदम क्लियरली बोल दिया गया, अगर नॉन रेसिडेंट अगर कोई है बायर, नॉन रेसिडेंट बायर हो ही नहीं सकता। बायर का कहने का मतलब ऑलरेडी डेफिनेशन ये दिया गया था पिछले प्रेस रिलीज में कि आपका रेसिडेंट होना जरूरी है। ठीक है, अ बायर कैन नॉट बी नॉन रेसिडेंट। ठीक है, नेक्स्ट बोला जा रहा है वेदर टैक्स इज टू बी डिडक्टेड व्हेन द सेलर इज अ पर्सन हुज इनकम इज एग्जेम्प्टेड। एक और क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट ही क्वेश्चन है ये भी, कि क्या अगर मान लीजिए हम लोग वो TDS जिसको डिडक्ट कर रहे हैं वो ऑलरेडी एग्जेम्प्टेड है, जिससे मान लीजिए हमको माल खरीदे हैं और उस पर TDS डिडक्ट कर रहे हैं, मान लीजिए उसका थ्रेशोल्ड भी क्रॉस कर गया, 50 लाख से ज़्यादा का हो गया, तो लेकिन उसका हमको पता चला कि वो जो सप्लायर है उसका इनकम जो है वो इनकम टैक्स में एग्जेम्प्टेड है, तो क्या उनका हम TDS काटेंगे या नहीं काटेंगे? लॉजिकली भी आप सोचिएगा तो ये जो नया सेक्शन है 194 की उस पर अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी उसका इनकम जो है इनकम टैक्स के अंडर में एग्जेम्प्टेड है, तो ये भी TDS इज ए पार्ट ऑफ इनकम टैक्स। लॉजिकली ये जो सेक्शन है उस पर अप्लाई नहीं होगा। सेम चीज़ यहाँ पे लिखा गया। ठीक है, आप ये पढ़ोगे ना तो सेम चीज़ लिखा हो गया, दिस सेक्शन 194Q shall not apply to purchase of goods from a person being a seller who is a person is exempted from the income under act like person is exempted under section number। तो सिंपली वही चीज़ बोली गई जैसे मैंने आपको बताया कि वो that shall not apply, this section will not apply to that person अगर उसका इनकम ऑलरेडी एग्जेम्प्टेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेदर टैक्स इज टू बी डिडक्टेड ऑन एडवांस पेमेंट। क्या एडवांस पेमेंट पे टैक्स डिडक्ट होगा? देखिए, इट इज़ रिक्वेस्टेड टू क्लेरिफाई फॉर दिस क्वेश्चन जो मैंने अभी पढ़ा, इट इज़ क्लेरिफाई दैट सिंस द प्रोविजन अप्लाई ऑन द पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन ऑफ द एक्ट शैल अप्लाई टू एडवांस पेमेंट मेड बाय द बायर टू द सेलर। अगर पहले ये मतलब क्लियरली बता दिया गया कि पेमेंट या क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर अगर हो तो आप TDS आप उस पर डिडक्ट करोगे, यानी कि आप परचेज की एंट्री के बुकिंग अपने बुक्स में कर रहे हो वो, या फिर आप पेमेंट कर रहे हो अपना सप्लायर को, दोनों में से जो पहले होगा आप उस पर TDS डिडक्ट कर रहे हो। अगर पेमेंट पहले कर रहे हो तो पेमेंट पे TDS डिडक्ट करोगे 0.1%, अगर आप बिल बुक कर रहे हो यानी कि क्रेडिट कर रहे हो उसको, तब उस समय आप TDS डिडक्ट करोगे विच एवर इज अर्लियर, जो पहले होगा वो भी। तो अगर पेमेंट एडवांस पेमेंट कर रहे हो, मान लो आपने माल खरीदा ही नहीं, एडवांस पेमेंट कर रहे हो, उस पर भी आप TDS डिडक्ट करोगे। अगर ये सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है तो कौन सी कंडीशन? ये मोर देन 50 लाख होना चाहिए और अपने पिछले साल का 10 करोड़ का टर्नओवर होना चाहिए, ये सब। ठीक है, ये क्लियर है कि एडवांस पेमेंट पर भी TDS आप काटोगे एज पर सेक्शन 194Q। नेक्स्ट है वेदर प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन यानी 194Q ऑफ दिस एक्ट शैल अप्लाई टू बायर इन द ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन। कहने का मतलब मान लीजिए ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन में कोई है, मतलब जिस साल वो TDS काटने का उसका लाइबिलिटी हो रहा है उसी और वो मतलब जिसको काट रहे हो वो नया है, मतलब उसी साल उसका इनकॉर्पोरेशन हुआ है, तो क्या उसको हम लोग TDS काटेंगे इस सेक्शन के अंडर में? तो उसका भी क्लैरिफिकेशन दिया गया है। It is clarified that under section 134 of this act, a buyer is required to have total sale or gross receipt of
और टर्नओवर फ्रॉम द बिजनेस कैरिड ऑन बाय हिम एक्सीडिंग 10 करोड़ रुपीज़। जैसे मैंने बताया कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में ये कंडीशन था ना 194 क्यू का, ये पहले मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, जब इसके प्रेस रिलीज आई थी इस सेक्शन को लेकर, तो हम लोगों ने एक वीडियो बनाई थी डिटेल में क्या चीज़ है क्या नहीं है, तो उसका भी मैंने एक वीडियो सेपरेटली बनाया हुआ है, उसको मैं आपको आई बटन में लिंक दे दूँगा, वहाँ पर आप देख सकते हो। तो ये एक उसका कंडीशन भी था कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर जो है वो मोर देन 10 करोड़ होना चाहिए, ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे बोला जा रहा है, ठीक है। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रोसीडिंग द फाइनेंशियल ईयर इन विच द परचेज ऑफ द गुड्स इज कैरिड आउट, सिंस दिस कंडीशन वुड नॉट बी सेटिस्फाइड इन द ईयर ऑफ कॉन्फ्रेशन, दिस प्रोविजन विल नॉट अप्लाई एट ऑल। चूँकि इस केस में अगर किसी का नया इनकॉर्पोरेशन है, मान लीजिए जुलाई मंथ में आप किसी का TDS काट रहे हो, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जुलाई मंथ में किसी का आप TDS काट रहे हो, जुलाई मंथ में सारा कंडीशन फुलफिल और आपने TDS काट रहा है 194 के अंतर में, तो आप क्या करोगे, अगर उसका इनकॉर्पोरेशन इसी साल हुआ है, ठीक है, तो इसी साल अगर हुआ है, नया कंपनी है, तो आप उसको TDS काटोगे नहीं काटोगे, तो आप उस पर TDS नहीं काट सकते हो, क्योंकि 194 क्यों कहता है कि प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 10 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेदर प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन 194 क्यू ऑफ दिस एक्ट शैल अप्लाई टू अ बायर इफ द टर्नओवर फ्रॉम द बिजनेस इज 10 करोड़ और लेस। देखिए ये भी एक क्वेश्चन है, तो इसमें एक क्लैरिफिकेशन दिया गया था। It is required to clarify if the provision of section shall apply to a buyer who has turnover or gross receipt from the business 10 crore, but total sales or gross receipt or turnover from the business is 10 crore or less. Total receipt जो है वो 10 करोड़ से कम है। So it is clarified that for the purpose of section 194Q of the Act, a buyer is required to have total sale or gross receipt or turnover from the business carried on him by him exceeding 10 crore rupees during the financial year immediately preceding financial year। ये बताया यहाँ पे टोटल बताया गया ना, 10 करोड़ होना चाहिए आपका टर्नओवर पिछले साल का, तभी आप TDS काट पाओगे, ठीक है। इस केस में तो चूंकि आपका 10 करोड़ से कम है, अगर है तो आप TDS नहीं काट सकते हो, तो ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा उस केस में, ठीक है। अच्छा अगला क्या बोल रहा है ये सेक्शन, ये क्या बोल रहा है कि ग्रोस एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 194O सब सेक्शन 1H ऑफ सेक्शन 206C एंड सेक्शन 194Q ऑफ द एक्ट। यानी कि कहना मतलब मान लीजिए ये यहाँ पे बोलना, इस 4.9 पॉइंट में क्या बोला जा रहा है कि मान लीजिए कि क्रॉस एप्लीकेशन हो जा रहा है, 194O लग रहा है या 206C लग रहा है, 194Q लग रहा है, तो कौन सा सेक्शन हम लोग लगाएंगे। मान लीजिए किसी पे आप दोनों एलिजिबिलिटी बन रही है, 194Q भी लग रहा है और उधर से सेलर जो सेल कर रहा है उसका 106 भी लग रहा है, तो आप कौन सा सेक्शन अप्लाई करोगे वहाँ पे। तो यहाँ क्लियर बोला गया है कि आप 194Q अप्लाई करोगे, ऐसे केस में आप 194Q ही लगाओ, ठीक है, ठीक है। लेकिन इसमें एग्जेप्शन ये भी बात बोला गया है, मान लीजिए अगर सेलर जो है ऑलरेडी अपना उस पर TDS डिडक्ट कर लिया है, अपना वो TCS कलेक्ट कर लिया है वो, तो आप वहाँ पे TDS डिडक्ट नहीं करोगे। देखिए पहला क्लियर कर लीजिए, क्योंकि एज ए पहला प्रायोरिटी है परचेजर का, परचेजर हैज़ टू फर्स्ट डिडक्ट TDS। अगर उसका सारा कंडीशन फुलफिल होता है तो परचेजर का प्रायोरिटी पहले बनता है, फर्स्ट लायबिलिटी उसका बनता है TDS काटने का। अगर इन केस उसके TDS यानी कि परचेजर को TDS काटने से पहले अगर सप्लायर ही जो है सेलर जो है वो TCS कलेक्ट कर चुका है, उस केस में जो अपना आप जो है यानी कि एज ए परचेजर आप TDS डिडक्ट नहीं करोगे, क्योंकि ऑलरेडी आपका TCS कलेक्ट हो चुका है, ठीक है। अगर सेलर नहीं TCS कलेक्ट किया है तो आप TDS डिडक्ट करोगे, ये क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट में देखिए क्या बोला जा रहा है कि आफ्टर ये जो पॉइंट है मैं आपको इसको शॉर्ट में बता देता हूँ, जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया। ये 2-3 कंडीशन जो है कि अगर 2 टैक्स क्रॉस कर रहे हैं, मान लीजिए किसी ट्रांजेक्शन पे सेलर और परचेजर इन्वॉल्व है, उस पर दोनों सेक्शन लग रहा है,
मतलब TCS कलेक्शन का भी और TDS डिडक्शन का भी। तो जैसे मैंने बताया कि TDS डिडक्शन वाला सेक्शन पहले अप्लाई प्रायोरिटी पे उसको ले लिया जाएगा आपका, मतलब पहला लायबिलिटी बनता है TDS डिडक्शन वाला। अगर TDS डिडक्शन होता है, ठीक है, अगर TDS डिडक्शन होने से पहले TCS कलेक्शन हो जाता है तो TDS डिडक्शन नहीं होगा, यानी कि TDS डिडक्शन करने से पहले बाई परचेजर सेलर अगर TCS कलेक्शन कर देता है तो आपको TDS डिडक्शन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक पहला पॉइंट हम लोगों ने ऊपर छोड़ दिया था, उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। एप्लीकेबिलिटी ऑन ट्रांजेक्शन कैरिड थ्रू वेरियस एक्सचेंज। यहाँ पे बोला जाएगा इट हैज़ बीन रिप्रेजेंटेड दैट देयर आर प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज इन इम्प्लीमेंटिंग द प्रोविजन ऑफ दिस TDS contained in section 194Q of the Act in case of certain exchange and clearing corporation. It has been stated that sometime in this transaction there is no one-to-one contact between buyer and seller। देखिए ट्रांजेक्शन जैसे स्टॉक मार्केट रिलेटेड बोल रहा है, थ्रू एक्सचेंज, किसी एक्सचेंज के थ्रू, किसी क्लियरिंग कॉरपोरेशन के थ्रू अगर ऐसा ट्रांजेक्शन होता है तो क्या ये सेक्शन अप्लाई होता है? क्या 194Q जो एक्सचेंजेस ट्रांजेक्शन होते हैं या क्लियरिंग कॉरपोरेशन ट्रांजेक्शन होते हैं उस पर अप्लाई होता है? तो इन ऐसे केसेस में क्या होता है ना, 1-to-1 कॉन्टैक्ट नहीं होता है, यानी कि यहाँ पे क्लियरली दिया गया जी देयर इज़ नो 1-to-1 कॉन्टैक्ट बिटवीन द बायर एंड सेलर। बायर एंड सेलर का 1-to-1 कॉन्टैक्ट नहीं होता। तो इस पर क्या बोला गया है, इस केस में क्या बोला गया है, इन ऑर्डर टू रिमूव सच डिफिकल्टी इट इज़ प्रोवाइडेड दैट दिस प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन 194Q of the act shall not be applicable in relation to this transaction। अगर ऐसा कोई ट्रांजेक्शन है तो उस पर अप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि इसमें बायर और सेलर का 1-to-1 कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं है, ठीक है। तो उसमें इस केस में एक्सचेंज के केस में ये एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये मोर और लेस कुछ सजेशन थे जिस जो इस सर्कुलर में 13 नंबर सर्कुलर में दिया गया है। कुछ डिफ़िकल्टीज़ को प्रॉपरली गाइडलाइंस के थ्रू जितने भी इशू है उसको दूर करने के लिए प्रॉपर गाइडलाइंस दिया गया है CBDT के द्वारा। ये बहुत ही बड़ा क्लियरिंग करने वाला एक सर्कुलर आया है, क्योंकि सेक्शन को लेकर ऑलरेडी बहुत सारे कन्फ्यूज़न थे, बहुत सारे डाउट्स थे लोगों के मन में। तो ये बहुत ही अच्छा एक सर्कुलर है जिससे मतलब ये सेक्शन को लेकर जितने भी कन्फ्यूज़न थे ना वो कम से कम दूर हो जाएंगे। और चूँकि ये 1 जुलाई से अप्लाई होने वाला है तो ये काफ़ी हेल्पफुल भी होने वाला है सबके लिए, कॉरपोरेट जगत के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो 1 जुलाई यानी कि इम्प्लीमेंटेशन डेट से पहले एक क्लियरेंस दे दिया गया है, प्रॉपर गाइडलाइंस दे दी गई है कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो होपफुली इस वीडियो में आपको ये सारे क्वेश्चन, सारे डाउट आपके क्लियर होंगे। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली इसको लाइक करिएगा, शेयर करिए मैक्सिमम जितना हो सके, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रीच कर सके। और अगर आप नए इस चैनल पे तो इस चैनल को काइंडली सब्सक्राइब करिए। तो बस इतना ही इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।